नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो लगातार 23 वर्षों से एक IT सेक्टर कंपनी में कंट्री के बाहर फॉरेन में जॉब कर रहे थे। 23 वर्षों से जॉब करने के बाद उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और एक स्टार्टअप की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। किस विजन के साथ उन्होंने 23 वर्षों के बाद अपनी IT सेक्टर की फॉरेन जॉब छोड़ी और स्टार्टअप की तरफ कदम बढ़ाया, हम उनसे जानेंगे आज हमारे स्टूडियो में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका और दूरदर्शन की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवर जी, रघुवर टेक के आप फाउंडर हैं, रुद्रेश जी। रुद्रेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रघुवर टेक की शुरुआत आपने किस विजन के साथ की? 23 वर्षों से जॉब करने के बाद फॉरेन सेक्टर में आपने छोड़कर आप वापस इंडिया आए, अपने ही स्टेट में आकर आपने रघुवर टेक की शुरुआत की। किस विजन के साथ, हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि काफ़ी समय से इंडिया से बाहर रहा और झारखंड से भी बाहर रहा, तो हमेशा से एक ये इच्छा थी कि मैं वापस आऊँ और अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो प्राइमरली मेरा 3 विज़न है, जिन 3 विज़नों पे मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट इज़ कि जो माइग्रेशन है, मेरे जैसे लोग जो झारखंड के हैं बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाते हैं, या तो कैपिटल ऑफ स्टेट जाते हैं, या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर जाते हैं, या फिर फॉरेन भी चले जाते हैं। तो एक तो था कि हमेशा से इच्छा थी कि वापस आऊँ, तो मेरे जैसे और भी लोग हों, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाऊँ जहाँ पे वो वापस आएँ और यहाँ पे रह के, अपने नेटिव प्लेस में रह के कुछ अच्छा कर पाएँ। दूसरा था कि काफ़ी यंग टैलेंट्स हैं, और एक जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये कि एकेडमिया जो पढ़ाते हैं और जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसमें थोड़ा गैप है। तो उस गैप को फिलफिल करने की एक मिशन लेके चल रहे हैं कि हमारे माध्यम से जितने भी, मतलब व्हाट एवर कैपेसिटी वी कैन डू, हम लोग उस कैपेसिटी में लोगों को, यंग टैलेंट्स को नर्चर करें, ताकि यहाँ रहते हुए ही दे आर वर्ल्ड क्लास। और जो तीसरा है वो ये कि वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, हम लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो वी बिल्ड सॉफ्टवेयर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएं जिनसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो, कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ हो। तो आपने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बताए। पहला ऑब्जेक्टिव आपका था कि जो भी IT सेक्टर के लोग हैं जो माइग्रेट होके अपने स्टेट से दूर चले जाते हैं या फिर अपने कंट्री से दूर चले जाते हैं, उस माइग्रेशन को रोकने के लिए जो यंग टैलेंट्स हैं उनमें एकेडमिया और रियल वर्ल्ड सेक्टर के बीच का एक गैप है, उसको भरने के लिए। और तीसरा आपने एक और चीज़ कही थी, हम चाहेंगे कि आप उसको दोहराएं। जो तीसरी चीज़ थी कि हम लोग IT सेक्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं जिससे जो ग्रास रूट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ इम्पैक्टफुल कर पाएँ। हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे ये कर पा रहे हैं। IT सेक्टर के लोगों को माइग्रेट होने से रोकना, उनको यहीं पे संजो के रखना ताकि वो कहीं और जाकर सर्व ना करें, यहीं पे सर्व करें, ये आप किस तरह से कर पा रहे हैं? थोड़ी छोटी सी स्टोरी मैं बोलूँगा कि जब मैं बाहर था, वापस आना चाह रहा था, तो मैं झारखंड में, इन पर्टिकुलर रांची, जमशेदपुर या इन एरिया में वैसे कंपनी खोज रहा था जहाँ पे मैं पहले जॉब कर पाऊँ। और जिस जॉब प्रोफाइल पे मैं था, मैं फॉर्च्यून 500 में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट था, ATM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, NCR कॉर्पोरेशन, उसमें था। तो मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे था कि यार इस लेवल की का कुछ काम हो, जिस लेवल के काम को मैं भी कर रहा हूँ वो ज़्यादा डाइल्यूट ना हो, बट कोई वैसी कंपनी मुझे मिली नहीं। फॉरेन में काम करने के बाद जब आप वापस आए तो आपको उस लेवल का जॉब कहीं मिल नहीं पाया? तो मुझे लगा कि एक ये सॉलिड गैप तो है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, बट उस लेवल की नहीं है जहाँ पे आप जिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप बाहर जाते हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर यहाँ आपके घर के आसपास मिल जाए तो वेल उससे अच्छा और क्या होगा। तो प्रयास यही है कि हम लोग वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएँ और कुछ हद तक, जितने भी, मतलब एट ए वेरी स्मॉल लेवल आई वुड से, उस लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। आपने बॉटनी से अपनी पढ़ाई की, बॉटनी से ग्रेजुएशन किया आपने, तो बॉटनी से ग्रेजुएशन करने के बाद IT सेक्टर की तरफ झुकाव कहाँ से बढ़ा? और बॉटनी की पढ़ाई की नॉलेज होने के बाद IT सेक्टर का नॉलेज आपने कैसे गेन किया कि आप फॉरेन में IT सेक्टर में जॉब ले पाए? मेरा ग्रेजुएशन बॉटनी में है, बट जो टेक्नोलॉजी से नज़दीकी है वो बचपन से रही। मेरे पिताजी
यहीं पास में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पे इंजीनियर थे, वहाँ से रिटायर हुए। तो बचपन से वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ टेक्नोलॉजी सेविनेस जो है वो रही है, और बहुत अर्ली एज में कंप्यूटर्स के साथ भी अवेलेबल हो गया मुझे। तो एक इंटरेस्ट था कि कुछ करूं। जब ग्रेजुएशन कर लिया तो उस टाइम पे लगा कि और क्या क्या कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो जो टेक्निकल इच आप कह लो वो स्ट्राइक करी। फिर मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करते हुए स्टार्ट किया, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी। फिर पापा ने बोला कि अगर कुछ करना है तो गो फुल फ्लेज्ड, डोंट गो हाफ हार्टेड, करना है तो फुल फ्लेज्ड करो। तो टेक दैट, बॉटनी किया है। इफ़ यू वांट टू गो इन कंप्यूटर फील्ड, गो फुल फ्लेज्ड, कोई हाफ मेजर नहीं लेना। तो आपके पापा थर्मल पावर प्लांट में पतरातू में इंजीनियर थे, वहाँ से आपको वो प्रेरणा मिली और आप खुद से कोर्सेज सीखना शुरू कर दिया था आपने? हाँ, खुद से कोर्सेज करना शुरू कर दिया था। फिर मुझे लगा कि और भैया ने बताया कि अगर करना चाहते हो तो गो फॉर सम फॉर्मल एजुकेशन। तो मुझे लगा कि ठीक है एमसीए करते हैं। तो एमसीए करने के एमसीए भी किया इवेंचुअली मैंने, बट उसके पहले मैंने सीडैक से डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग किया और फिर सीडैक में ही जॉब लगा। सीडैक एक आपको पता होगा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे क्रिएटेड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। ओके। तो वहाँ से स्टार्ट किया। काफ़ी जो सीडैक में मेरा टेन्योर था, जो पढ़ाई वाला टेन्योर था, दैट वाज वेरी क्या बोलें, बहुत ही कम समय में काफ़ी कुछ बताया गया। तो मेरे लिए जो करियर शिफ्ट वाला जो रहा कि टेक्नोलॉजी को एक देखने का तरीका, एक नज़रिया जो है वो वहाँ पे काफ़ी गाइडेंस मिली। तो वहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई सीडैक से। सीडैक में कितने सालों तक आपने जॉब किया और फिर वहाँ से कैसे शिफ्ट हुए आप फॉरेन के आईटी सेक्टर में, और कैसे कैसे माइंडसेट आपका बदलते रहा इस दौरान, हम ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो सीडैक में 2 साल रहा मैं, और सीडैक के बाद मैंने एनसीआर कॉरपोरेशन करके एक कंपनी है उसको ज्वाइन किया। यूएस बेस्ड कंपनी है, फॉर्च्यून 500। तो उन्हीं के साथ, एनसीआर के साथ ही बाहर गया, विदेश गया। जब बाहर जाने वाला था जिस साल, लकीली अनलकीली जो भी बोल लीजिए आप, उस टाइम पे एक मूवी आई स्वदेश, और मैं जाने वाला तो उसके कुछ दिन पहले ही दोस्तों के साथ वो मूवी देखने चला गया। तो दैट मूवी टॉक्स अबाउट कि आप बाहर हो, बाहर में अच्छा काम कर रहे हो, बट आप वापस क्या कर रहे हो, जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, व्हाट आर यू गिविंग बैक। तो बैक ऑफ द माइंड एक रहा। बट आप देखते, जब आप बच्चे होते हो, 22-23 साल के एज के होते हो, तो लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ी दुनिया देख लेते हैं देश विदेश कैसा होता है। तो वो एक रहा जिसकी वजह से गया। बट बैक ऑफ द माइंड वो इच हमेशा रही कि यार वापस जाना है, कुछ करना है। तो आप कितने सालों तक फॉरेन में रहे? मैं 5 साल तक रहा। और 5 सालों के दौरान लगातार वो माइंड में चलते रहा कि आपको वापस आना है? वो माइंड में हमेशा चलता रहा कि वापस आना। जब आप वापस आए तो आपको ऐसा कोई उस लेवल का जॉब मिला नहीं, वापस तो आपने अपनी खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने का सोचा। ये कब और कैसे माइंड में आया कि ऐसा कोई गैप है जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी तो होते हैं मार्केट में, उसको अवेल ना करके खुद का कुछ अलग सोच पाना, ये कब और कैसे माइंड में आया? जो माइंड में तो लगभग शुरुआत से ही था। जब बाहर गए थोड़ा टाइम बाद गैप तो आइडेंटिफाई हुआ होगा ना कि हाँ ये गैप है जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी में या इंडियन मार्केट में। बिल्कुल। तो जब मैं वापस झारखंड में कुछ जॉब खोज रहा था तो मुझे उस लेवल की जॉब्स मिली नहीं। मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम बाद कुछ आ जाएगी एंड देन आई विल जॉइन। बट वो थोड़ा करते करते काफ़ी समय निकल गया। फिर लगा कि यार ठीक है, अच्छा खासा जो भी करना था वो कर लिया। नाउ इट इज़ टाइम टू कम बैक फुल फ्लेज्ड। तो आप इतने समय तक बाहर रहते हो तो आपके कनेक्शंस भी बनते हैं कि आप काम ला सकते हो, आपको काफ़ी अनुभव भी हो जाता है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की कंपनी होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी काफ़ी अहम होता है। तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लर्निंग मेरी रही, मुझे लगा कि वो मैं पास बैक कर सकता हूँ, वो मैं वापस लेके आ सकता हूँ, लोगों को भी सिखा सकता हूँ। एट द सेम टाइम जिन इम्पैक्ट की मैं जिन 3 विज़न की बात की कि वो 3 विज़न भी फुलफिल होते हैं कि इम्पैक्टफुल सॉफ्टवेयर भी बना रहा हूँ, लोगों को भी क्योंकि थोड़े लेवल पे ही सही बट एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो उस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से थोड़ा बहुत माइग्रेशन रुक रहा है।
अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर बनाकर दे रही हैं, टेलर्ड सॉल्यूशंस दे रही हैं। तो आपका रघुवर टेक किस तरीके से एक यूनिक रोल प्ले कर पा रहा है इन सभी के बीच कि हम उसको एज अ स्टार्टअप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, बट कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो वो गैप दिखता है जो एकेडमिया और प्रोफेशनल वर्ल्ड के बीच की, जो मैं गैप बता रहा हूँ वो है। प्लस मेरा ये मानना है कि जो भी टैलेंट होते हैं उनको आप सही मार्गदर्शन दे पाओ, सही डायरेक्शन दे पाओ, सही एटमॉस्फेयर दे पाओ, अच्छे से मेंटर कर पाओ, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। एक माइंडसेट हमारा होता है कि जो भी अच्छे इंजीनियर्स होंगे, जो भी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे, वो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से मिलेंगे। IITs के हैं तभी अच्छा कर सकते हैं, NITs के हैं तभी अच्छा कर सकते हैं। तो वो एक मेंटल बैरियर या एक स्टीरियोटाइप जो कहते हैं, उसको ब्रेक करना हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी हैं वो सारे के सारे टॉप नॉच कॉलेजेस से नहीं हैं, सारे के सारे मैक्सिमम जो हैं वो लोकल कॉलेजेस से ही हैं। उनको एक सही इन्वायरमेंट दिया, सही तरीके से जो भी अनुभव रहा है उसको उन लोगों को बताया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीके हैं उसमें आप इस तरीके से कर सकते हो। आपका जो मेन कंसेप्ट है या मेन विजन है रघुवर टेक के पीछे का, एक तो है कि आप यंग टैलेंट्स को नर्चर कर रहे हैं, दूसरा है कि जो भी माइग्रेशन है IT सेक्टर में उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तीसरा हमने ये भी देखा है कि आप एग्री टेक डोमेन में और हेल्थ केयर सेक्टर में भी कुछ यूनिक प्रयास कर रहे हैं। तो हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि एग्री टेक सेक्टर और हेल्थ केयर डोमेन में आपके क्या यूनिक प्रयास हैं? तो मैं पहले एग्री टेक डोमेन की बात करता हूँ। तो हम लोगों ने हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अभी, इट्स टुवर्ड्स 95% कंप्लीट आई वुड से। उसमें क्या है कि अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है, बट अभी भी काफ़ी सारी जो डिपेंडेंसी है वो वेदर के ऊपर होती है। और अगर सही फोरकास्टिंग हो जाए कि इन अलग अलग वेदर कंडीशंस में, चाहे वो टेम्परेचर कैसा रहा, मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर कैसा रहा, ह्यूमिडिटी कैसी रही सॉइल की, विंड स्पीड कैसा था, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पे जो भी पौधे की पैदावार है, जो ईल्ड है, वो डिपेंड करती है। तो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने वो सारा डेटा कलेक्ट किया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमने डेटा लिया है, हम नासा से के पावर लार्क करके एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से डेटा ले रहे हैं, कॉपरनिकस करके एक है। तो अलग अलग डेटा सोर्सेज से लास्ट 30 ईयर्स का डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया। करंटली आप एक क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या आपका विजन है और इससे क्या फ़ायदा होगा आम जनता को या आम लोगों को जो अभी तक नहीं हो रहा था? जो क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं उसमें वेदर के किन किन कंडीशंस पे कैसी यील्ड होती है या हिस्टोरिकली कैसी यील्ड रही है, उसके हिसाब से फोरकास्ट भी कर रहे हैं कि अगर मौसम ऐसा था कि भाई इस वर्ष बारिश ज़्यादा हो गई तो धान की खेती या राइस की पैदावार ज़्यादा होगी, तो आप इस बार राइस लगाओ। लाइकवाइज कि ऐसे वेदर कंडीशंस थे जिसमें राइस अच्छे से हो नहीं सकती, तो इस साल अगर आप राइस लगाओगे तो चांसेस हैं कि आपका जो राइस का प्रोडक्शन है, राइस की यील्ड है, वो कम होगी। अब इसी के बेसिस पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस इन पे लगा सकते हैं, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि भाई मुझे पता है कि पठारी इलाकों में जब बारिश कम होती है तो जो सीड मैं लगाता हूँ, जो मैं बीज बोता हूँ, वो मुझे किस तरीके के बीज चाहिए। जहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो एक अलग तरीके के बीज लगनी है, कम बारिश हो तो एक अलग तरीके के बीज लगनी है। तो ये जो फोरकास्टिंग है, उस फोरकास्टिंग को यूज़ करके सीड कंपनीज भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, आप इस जगह पे हो, वेदर कंडीशंस ऐसे ऐसी रहती हैं, तो आप एक पर्टिकुलर तरीके का सीड लगाओ। सीड कंपनीज आपका एक मार्केट हो रहा है इस स्टार्टअप के अंदर, इस विजन को लेकर। तो सीड कंपनीज को आप कैसे कन्विंस करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को, वो आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, और उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं? सीड कंपनीज के लिए जैसे कहते हैं ना कि आप
हर एक चीज़ को एक, अगर आपके पास हथौड़ा मिल गया तो सारी चीज़ आप हथौड़े से नहीं सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही है कि आपने एक बीज बनाई है, वो बीज हर जगह चले ज़रूरी नहीं है। अलग अलग वेदर कंडीशंस में अलग अलग तरीके की बीज आपको बनानी पड़ेगी। अगर बनी हुई तो आपको टारगेट मार्केट जो है उस तरीके से चूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास हाइपर लोकल डेटा है। जो डेटा है आप एक गांव तक के लेवल तक जा सकते हो कि इस गांव पे कैसा फोरकास्ट है, कि या इस गांव की वेदर कंडीशंस कैसी रही हो इन द पास्ट 30 ईयर्स। तो नॉर्मल क्या है, 30 साल में नॉर्मल वेदर कैसा रहता है। तो वो एनालिसिस हम लोगों ने कुछ AI और मॉडल्स लगाए हैं जिसके बेसिस पे ये फोरकास्टिंग कर पाते हैं। उन फोरकास्ट को यूज़ करके वो सीड कंपनीज को बेनिफिट हो पा रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें रुद्रेश जी आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स की, तो कौन कौन से टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स आपके रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है इन सभी एरियाज को देखते हुए? जैसे अगर एग्रीटेक की अगर मैं बात करूं और इन पर्टिकुलर जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक तो सीड कंपनीज हो गई, दूसरा हो गया कि आजकल एग्रोटेक में एग्रीकल्चर फील्ड में इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंश्योरेंस एक नया प्रचलन चालू हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए किस जगह पे इंश्योरेंस देना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, वो लोग इसको फोरकास्टिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोई क्लेम कर रहा है कि इस वर्ष बारिश ज़्यादा हुई और मेरा सारा फसल ख़त्म हो गया, तो बेस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म वो ये निकाल पाए हैं कि यार कि ये तो इतनी बारिश हुई नहीं और फोरकास्ट के हिसाब से तो आपका बेहतर होना चाहिए था। एग्रो इंश्योरेंस सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट और क्लेम वेरिफिकेशन ये आप कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं? क्लेम वेरिफिकेशन जैसे मैंने बोला कि ये तो आपने बताया कि क्लेम वेरिफिकेशन आप कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे इंश्योर हो पा रहा है इन सभी वेदर फॉरकास्ट की मदद से एग्रो इंश्योरेंस सेक्टर में? जी बिल्कुल। जब भी कोई किसान जा रहा है कि मैं इस खेत में अरहर लगाने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि अरहर लगाने जा रहा हूँ, अब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो देखेंगे कि किस लोकेशन के लिए वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे मैं रांची में या फिर मैं बुंडू में, ऐसे जगहों पे मैं रहर लगाऊंगा। अब रहर की पैदावार हिस्टोरिकली यहाँ पे कैसी रही है, उसके बेसिस पे क्या फोरकास्ट है। तो अगर मुझे पता है एज एन इंश्योरेंस कंपनी, एज ए रिस्क जो भी पैसे दे रहे हैं अगर मैं वो पैसे देने वाला हूँ तो मैं एक बार तो रिसर्च करूँगा कि यहाँ पे पैसे देने से रिकवरी हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। तो जो रिस्क पार्ट है कि मेरा पैसा जो है वो डूबेगा या नहीं डूबेगा, वापस मिल सकता है नहीं मिल सकता है, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि आप फोरकास्ट देख पा रहे हो कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है। आपके टारगेट ऑडियंस में सीड कंपनीज हो चुकी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में एग्रो इंश्योरेंस सेक्टर है बेसिकली अगर हम बात करें तो, और कौन कौन से लोग या सेक्टर्स हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस के क्लाइंट्स बन रहे हैं? गवर्नमेंट इसको यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती हैं। MNCs या कॉर्पोरेट्स जिनको चाहिए हो सॉफ्टवेयर्स या जिनको आपके हिसाब से जो भी आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो क्या वो भी आपके टारगेट ऑडियंस में आ रही हैं? बिल्कुल। आजकल जो खेती भी हो रही है वो एक इंडस्ट्रियल स्केल पे भी हो रही है, तो उन लोगों के लिए भी वैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्पफुल है कि आप किन जगहों पे जाके, मान लो आप एक चिप्स बनाने वाली कंपनी हो और आपको आलू चाहिए, तो कौन सा प्लेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे आप जाके जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कहते हैं आप उस तरीके की चीज़ कर सको। हेल्थ केयर सेक्टर में आपके कौन टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स रहेंगे? अभी आज के डेट पे भी हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं विथ US कंपनीज। ओके। तो वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग यूज़ केसेस हैं। एक यूज़ केस है, मैं जब यूज़ केस कह रहा हूँ तो एक कंपनी है जो एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करती है। तो एक कंपनी है जो उन्होंने स्पेशल नीड्स होते हैं बच्चों की, उनको फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। तो फिजियोथेरेपी के बाद आप एक्सरसाइज वगैरह बताते हो, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो सारी चीज़ें, सारे ऑब्जर्वेशंस कैप्चर करते हैं। पूरा का पूरा वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बनाया है। उसके बहुत सारे
यूज़र्स भी हैं। जो कॉलेज से बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, आईटी सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे होते हैं, क्या वो भी आपके इस टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स में आ रहे हैं जिसको कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बदले में आपको एक फीस मिल पा रही है? सो हमारे टारगेट ऑडियंस में जो यंग टैलेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेश पास आउट्स हैं और जो जॉब भी खोज रहे हैं, वो लोग भी हैं। हम लोग टाइम टू टाइम अपने यहाँ पे ट्रेनिंग चलाते हैं। हमारे यहाँ एक हम लोग एक इमर्ज करके एक प्रोग्राम है, रघुवर-टेक्स इमर्ज। तो आप उस इमर्ज प्रोग्राम में इनरोल करके अपने आप को यू कैन इमर्ज इन द मार्केट। दैट्स द थॉट बिहाइंड। और जो गैप है एकेडमी और रियल वर्ल्ड का वो फुलफिल कर हो सकते पा रहा है। तो हम रुद्रेश जी, अगर हम बात करें आपके स्टार्टअप के इनिशियल दौर की, तो कौन कौन सी चैलेंजेस आपने फेस की इसको शुरुआत करते समय? सबसे पहला था कि जो टैलेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनका माइंडसेट चेंज करना। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर जब मैं काफ़ी लोगों से मिला तो एक माइंडसेट था कि मुझे अगर कंपनी में जॉब मिली है तो या मैंने MCA कर लिया या मैंने BCA कर लिया तो मुझे तो जॉब मिल जाएगी। बट जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो चाहिए होता है, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वो सारी प्रैक्टिसेस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन उतने ज़्यादा है नहीं। तो जो फर्स्ट चैलेंज था कि सब लोगों को उस लाइन में, उस थॉट प्रोसेस में लेके आना कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो आप फॉलो करो। तो चाहे लोगों का माइंडसेट चेंज करने की चैलेंज आई आपके सामने, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर अपने टारगेट ऑडियंस को कन्विंस करने की बात आई, ये सारी चीज़ों को आपने ओवरकम कैसे किया? एक माइंडसेट क्रिएट करना और दूसरा अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेकर सामने वाले को कन्विंस करना। माइंडसेट चेंज करना ज़्यादा बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटिवली आसान था, मतलब क्योंकि जो भी लोग, जिन लोगों से भी कनेक्टेड था, जिनके थ्रू काम भी आया या जिनके साथ पार्टनरशिप में काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बाई इन था कि जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी डिमांड है, उसकी ज़रूरत है, लोगों में ज़रूरत है, तभी वो प्रोडक्ट निकल के आया। तो क्या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का भी आपने सहारा लिया, या किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया कि अपने प्रोडक्ट को लेकर आप सीड कंपनीज हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो या जो अदर सेक्टर्स हो, उनको आप कन्विंस करें? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या हम लोग कहते हैं MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, हम लोग वो लेके गए और वहाँ पे दिखा कि ये फिजिबल है, ये बन सकता है। तो थोड़ा इंटरेस्ट जगा उन लोगों का और फिर इसको और लार्ज स्केल पे फुल फ्लेज्ड हम लोग कर रहे हैं। लोगों की माइंडसेट चेंज करने की अगर हम बात करें तो वो आपने कैसे किया? कि वो आपके फेवर में और आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में काम आ सके? माइंडसेट चेंज करने में जो प्राइमरीली माइंडसेट चेंज की ज़रूरत थी, वो जो यंग टैलेंट्स है, जो बच्चे हैं, बच्चे कहना सही नहीं, टैलेंट कहना ज़्यादा सही होगा, कि जो यंग टैलेंट है उनको एक दिशा देनी है कि आपने जो भी पढ़ा है कॉलेज में, उसका एप्लीकेशन एक सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग वो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हम लोगों ने सिखाई, मेंटर किया। कनेक्ट कैसे किया आपने अलग अलग स्टूडेंट्स को? आप अकेले थे या इसमें आपके साथ और लोग भी शामिल थे? किस तरीके से आपने मार्केट को कैप्चर किया या टैप किया? स्टार्ट तो अकेला किया, फिर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जब स्टार्ट किया था तो काफ़ी लाइक माइंडेड लोग मिले। मेरी टीम में विवेक हैं, ब्रजेश हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, सुशांत हैं, जसकरण, काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइक माइंडेड थे और फिर उनके थ्रू थोड़ा मार्केट को टैप करने में आपको मदद मिली। बिल्कुल। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं जिसका आपने सहारा लिया मार्केट को टैप करने के लिए? कुछ लोग जो कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे तो कम्युनिटी की मदद से आपको मार्केट टैप करने में हेल्प हुई। बिल्कुल। कितने लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने रोजगार से जोड़े हुए रखा है आपके स्टार्टअप के माध्यम से? एज ऑफ टुडे 12 लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला? डायरेक्टली। किन किन एरियाज में ये ऑपरेंट है या फैला हुआ है? एरियाज का मतलब आपका बिजनेस या आपका स्टार्टअप किन किन एरियाज में ऑपरेंट है या फैला हुआ है अभी तक? हमारा ऑपरेशंस जो है वो अभी रांची से है। जो टारगेट जो सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं वो एग्रीटेक है, हेल्थ केयर है। मतलब किन किन एरियाज, किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है या पैन इंडिया फैला हुआ है? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं वो रांची में हैं।
जो भी हम काम कर रहे हैं वो पैन इंडिया से काम कर रहे हैं। यूएस में जो काफ़ी भी सारे लोग हैं। आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस तरह से होता है? क्या सैलरी बेस्ड है, कमीशन या पार्ट टाइम इनकम, किस तरीके से? अभी सैलरी बेस्ड है ओके। एंड इन द फ्यूचर वो पार्टनर वो परसेंटेज शेयरिंग नए एंटरप्रेन्योर्स को आप कोई सलाह देना चाहेंगे संक्षेप में? सलाह यही रहेगी कि ट्रस्ट योर गट, अपनी फीलिंग जो आपका गट फीलिंग है आप उसके साथ जाओ और गो फुल हार्टेड, नो हाफ मेजर्स, आपको सक्सेस मिलेगी। रुद्रेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।